तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो के कान में एक आवाज आती है और उसे कहा जाता है ये दुनिया जिसमें इस वक्त तुम हो, इस दुनिया का नाम थैला रैतना है। प्लेनेट अर्थ के हजारों करोड़ों लोगों में से तुम वो एक चोजन वन हो, तुम्हें भी चूज किया गया है इस दुनिया में भेजने के लिए। यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करना है, अपने आप को बचाना है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो हमारा फर्स्ट सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे हीरो का बाजू होता है और उसके बाजू के ऊपर एक हेल डॉग ने अपने दांत गड़ाए होते हैं। वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि वो पहली बार थैला रैतना में आया है। तो उसे नहीं पता कि ये डॉग उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। वो उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है। वो हैरान होकर अपने आसपास देखता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने बेडरूम में था। फिर साथ ही वो उस हेल डॉग की तरफ देखता है और कहता है अब ये कुत्ता कहाँ से आ गया और ये बार बार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और फिर से उसके बॉस तक करीब पहुँच जाता है। हमारे हीरो का नाम रियू हानबिन है। हानबिन कहता है मेरे पास इतना सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, मुझे अभी अपने आप को इस कुत्ते से बचाना है। वो हेल डॉग अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके सर पे अपने दांत गड़ाने लगता है। उसी वक्त रियोबिन वहाँ से अपने लिए एक पत्थर उठाता है और उसके सर में दे मारता है। हानबिन उस हेल डॉग को मारने के बाद खुद भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे सिर्फ इतनी बात का पता है, अगर मैं इस खतरनाक कुत्ते को नहीं मारता तो ये मुझे मार डालेगा। और साथ ही वो उस कुत्ते की तरफ हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है कहीं मैंने इस कुत्ते को मार तो नहीं दिया। लेकिन वो हेल डॉग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फिर से उठकर हानबिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हानबिन पीछे की तरफ हट रहा होता है, हालांकि पत्थर उसके हाथ में होता है। वो उसे कह रहा होता है मेरे करीब मत आना। हानबिन कहता है पता नहीं इस कुत्ते का मसला क्या है, मैंने तो इसको छेड़ा भी नहीं, फिर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। उसी वक्त हानबिन के पास एक विंडो ओपन होती है और उस विंडो का नाम होता है गाइडलाइन। हानबिन गाइडलाइंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। हानबिन के पास जो विंडो ओपन हुई है उस विंडो के अंदर उसे हेल डॉग के बारे में बताया जाता है कि वो एक लेवल 1 का मॉन्स्टर है। थैला रैतना में सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर यही है। इसकी स्ट्रेंथ हाथ में नाइफ पकड़े हुए एक अडल्ट मैन के बराबर होती है। हानबिन को इस सब की कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। उसी वक्त उसके पास सेकंड विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है प्लेयर्स इन सारे हेल डॉग्स को मारकर बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। जितने ज्यादा हेल डॉग्स को तुम मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तुम्हारे स्टैट पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। हानबिन कहता है अब ये क्या चक्कर है, लेवल अप होने का क्या चक्कर है और एक्सपीरियंस का क्या, इन सभी को मारने पर मैं लेवल अप हो सकता हूँ। हानबिन अभी भी अपने सिस्टम की विंडो की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है आज यहाँ पर ये क्या बकवास हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड की गेम के अंदर फंस चुका हूँ। और उसी वक्त उस हेल डॉग की तरफ भी दिखाते हैं, उसके दांत उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और वो हेल डॉग उसकी गर्दन पे काटने वाला होता है कि यहीं पर हानबिन कहता है आज सब कुछ गलत कब हुआ। यहीं पर वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरी दिखाता है। हानबिन कहता है अपनी प्रीवियस लाइफ में जब मैं एक नॉर्मल इंसान था तब मैं बहुत ज्यादा लेजी था, हमेशा लेट उठा करता था। हानबिन कहता है मैं बहुत ज्यादा लेजी इसलिए हो गया था क्योंकि मैं मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से फ्री होने वाला था, वो भी सिर्फ 3 महीनों में। क्योंकि मिलिट्री की हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए मैं हमेशा रेस्ट करता रहता और लेट उठता। हानबिन कहता है आज मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए अपने टाइम पास करने के लिए। हानबिन सीधा जाकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और कहता है मैंने मिलिट्री की 2 साल की सर्विसेज की है, लेकिन फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मिलिट्री की सर्विस में मैं बहुत ज्यादा बोर हुआ, मुझे तो लगा था कि मिलिट्री की सर्विस से फ्री होने के बाद मैं अपनी सोशल लाइफ में दोबारा से एक्टिव हो जाऊंगा। हानबिन अपनी चेयर पर बैठा, उसके हाथ में माउस होता है और वो पीसी की स्क्रीन को घूर घूर कर देख रहा होता है। हानबिन कहता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। उसी वक्त उसकी चेयर के नीचे से धुआं निकलना शुरू होता है। हानबिन के हाथ में चिप्स का पैकेट होता है, वो बड़े ही मजे से अपने चिप्स खा रहा होता है कि उसी वक्त उसकी चेयर के नीचे जो धुआं निकल रहा होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। हानबिन उस धुएं को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, फिर वो धुआं उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। हानबिन वहीं पर एक जोरदार चीख मारता है और उसी के साथ पुफ वो गायब हो जाता है और वहाँ पर हानबिन की चेयर बेचारी अकेली रह जाती है। यहाँ पर अपनी चेयर से गायब होने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में, जहाँ पर उसको लाने वाले की आवाज आ रही होती है। वहाँ पर 2 लोग होते हैं जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने प्लेनेट अर्थ से जितने भी लोगों को यहाँ पर लेकर आना था हम उन सभी को ले आए हैं। हानबिन की थोड़ी सी कॉन्शियसनेस अभी तक बाकी होती है, पता नहीं बाकी सब बेहोश है या नहीं, लेकिन हानबिन को उनकी आवाजें आ रही होती है। हानबिन कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो उसे लाने वाले आपस में ये बहस कर रहे होते हैं। एक वाला उसे कहता है मैंने तो सुना था प्लेनेट अर्थ पर 7 बिलियन लोग हैं, तुम्हें सिर्फ इतने मिले हैं। जबकि हानबिन सोच रहा होता है क्या ये गॉड की आवाज है, लेकिन मैं अभी तक मरा तो नहीं हूँ और ऊपर से मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ आवाज आ रही है। तो पहले वाला बंदा उसे कहता है दूसरे वाले से अब प्लेनेट अर्थ के ऊपर पूरे 7 बिलियन लोग हैं, इसीलिए तो हमें इतने ज्यादा मिल सके हैं। ये सारे के सारे चोजन वंस हैं, यानी कि इन सभी को सिलेक्ट किया गया है, ये सारे स्पेशल हैं। दूसरे वाला पहले वाले से कहता है चलो जल्दी करो, इन सभी के ब्रेन के अंदर गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करो, यानी कि इनके सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दो। पहले वाला दूसरे वाले से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा, अगर हम लोग इनके ब्रेन में इस तरह ट्रांसमिशन को ऐड करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो जाएगा। हानबिन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये किस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल होने की बात की है, इसका मतलब ये गॉड्स नहीं है बल्कि ये किसी किस्म का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे
हैं। दूसरे वाला बंदा पहले वाले से कहता है नहीं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं, इससे पहला जो हमारा बैच आया था हम उसके ऊपर भी ये टेस्ट कर चुके हैं। हमारी गाइडलाइंस इनके ब्रेन में जाने से यानी कि सिस्टम एक्टिवेट करने से इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ ही इनको आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी मिलेगी। साथ ही पहले वाला कहता है ठीक है सर, मैं समझ गया, गाइडलाइंस को इन सभी के दिमाग में इनपुट करने वाला हूँ। और वहीं पर एक जबरदस्त रोशनी निकलती है और उन सभी के ब्रेन के अंदर वो गाइडलाइंस जाती है, जबकि हमारे हीरो की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, वो गाइडलाइंस उसके पेट के अंदर से गुजर जाती है। और हानबिन बेचारा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पहले वाला बंदा दूसरे वाले से कहता है सर, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है। कि हानबिन भी उसकी आवाज सुन रहा होता है। हानबिन गाली देते हुए कहता है कमीने कहीं के, मेरे साथ ही गलती करनी थी। पहले वाला बंदा कहता है लगता है कि मैंने गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करते हुए कोई गलती कर दी है, इसमें एक एरर आ गया है। दूसरे वाला उसे कहता है कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक ही प्लेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर उन्होंने हानबिन की जिंदगी की वाट लगा दी है। साथ ही हानबिन को जो आखिरी आवाज आती है वो ये होती है मुसलमान नंबर 398, यानी कि हानबिन को दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। और यही सारी स्टोरी थी। हानबिन इसी वजह से थैला रत्ना के अंदर आ गया है। हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। तो प्रेजेंट में अपनी स्टोरी को लाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। अब जबकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी स्टोरी भी प्रेजेंट में आ गई है। हानबिन ने उस हेल डॉग को उसी पत्थर की मदद से मार दिया होता है। वो उसके सर में उस पत्थर को मार रहा होता है और उसके सर का कचूमर बना देता है और कहता है तुम मरते क्यों नहीं, मर जाओ। और साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा गालियां भी दे रहा होता है। हानबिन कहता है नहीं वो क्या था, वो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था या फिर कोई गार्ड था जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसने मुझे यहाँ पर बेच दिया है। हानबिन जैसे ही उस हेल डॉग को मारता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल 1 के हेल डॉग को मार दिया है और तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। हानबिन अभी भी उसके सर में पत्थर मारता जा रहा होता है और कहता है यही अब रियलिटी है, या मुझे अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं एक फैंटेसी गेम के अंदर आ गया हूँ, तो मेरी रियल लाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स रियल वर्ल्ड में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब इससे आगे क्या, अब आगे क्या होने वाला है, मुझे सारी की सारी जिंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा थैला रत्ना के अंदर और इन सारे हेल डॉग्स को मारना पड़ेगा। हानबिन वहीं ग्राउंड के ऊपर पंचेस मारना शुरू करता है, साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। हानबिन कहता है सिर्फ 3 ही महीने में मैं मिलिट्री सर्विस से आजाद होने वाला था, मेरी दोबारा से सोशल लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। फिर हानबिन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता और कहता है मैंने तो अभी तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मुझे क्यों चूज किया गया, इस दुनिया में और भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन किया होगा, फिर मुझे क्यों चूज किया गया है। हानबिन अभी वहीं पर बैठा रो रहा होता है कि उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है एक वार्निंग वाली विंडो है और तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास 5% से लेस स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हें इससे ज्यादा स्ट्रेंथ को इकट्ठा नहीं करते तुम थैला रत्ना के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे और बहुत ही जल्दी मर जाओगे। हानबिन अपनी विंडो से कहता है अब ये क्या बकवास है, कहीं ये वाकई में मेरा कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कि हानबिन के पास जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है उसमें हानबिन को कहा जाता है तुम वाकई में सुसाइड करके अपनी जान देना चाहते हो, क्या सिर्फ सुसाइड करने से ही तुम बच सकते हो, वरना ये सारे के सारे हेल हाउंड तुम्हें मार डालेंगे। हानबिन ने अपनी इस किस्मत को मान लिया है, वो वहीं पर अपनी विंडो ओपन करके बैठा होता है। हानबिन कहता है मुझे नहीं पता कि वो सारे कमीने लोग कौन है जिन्होंने मुझे किडनैप किया और यहाँ पर इस दुनिया में भेज दिया, लेकिन उन सभी ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है सिर्फ इस सिस्टम के साथ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही एक लास्ट वाली विंडो है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या मैं सुसाइड करके अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ। हानबिन अपनी उस विंडो को कैंसिल करता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ। और साथ ही हानबिन कहता है अगर मैं यहाँ पर सुसाइड कर लेता हूँ या फिर मैं मॉन्स्टर के हाथों मर जाता हूँ तो क्या तुम लोग मुझे वापस भेजोगे, मुझे इस बारे में नहीं पता, तो फिर मैं अपनी जान क्यों लूंगा। हानबिन कहता है मुझे शांत रहना होगा। हानबिन कहता है जिस बंदे ने मुझे किडनैप किया है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे वापस भेजना चाहेगा, इसलिए अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस अपनी पुरानी लाइफ में चला जाऊंगा। हानबिन कहता है मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे यहाँ पर मरना नहीं, ना ही सुसाइड करना है, क्योंकि मरने से मैं वापस नहीं जाने वाला। हानबिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे इस थैला रत्ना से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। हानबिन जैसे ही उठकर खड़ा होता है और ये इरादा करता है उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है प्लेयर के अंदर बहुत ज्यादा करेज आ गई है, प्लेयर अब वाकई में खेलना चाहता है, इसलिए हमने प्लेयर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया है। और उसके बाद उसके पास जो विंडो ओपन होती है उसमें उसे कहा जाता है अपने लिए एक स्किल को चूज करो। हानबिन ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो इस सिस्टम में कुछ तो अच्छा है, अब मैं हमेशा अपने हाथों से किसी पत्थर को उठाकर फाइट तो नहीं कर सकता, मुझे किसी न किसी वेपन की जरूरत होगी। यहाँ पर वेपन को चूज करने के लिए मुझे अपनी क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हानबिन के पास जो सबसे पहली क्लास ओपन होती है उसका नाम वॉरियर क्लास होता है और वॉरियर क्लास में वो हैंड टू हैंड कम्बैट कर सकता है या फिर किसी किस्म की स्वर्ड्स या फिर दूसरे वेपन्स को भी यूज कर सकता है। हानबिन वॉरियर क्लास को देखते ही मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे वॉरियर क्लास को सिलेक्ट नहीं करना, गेम्स के अंदर ये सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पर तो हमारी जगह पर हमारा प्लेयर खेल रहा होता है, यहाँ पर ये रियल लाइफ है, हैंड टू हैंड कम्बैट में मैं मर भी सकता हूँ। हानबिन कहता है मुझे ऐसी क्लास चूज करनी है जिसमें मेरे पास कोई ऐसा वेपन
वेपन हो जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस अटैक कर सकूं। नेक्स्ट क्लास मैजिशियन क्लास होती है। हानबिन कहता है तो मैं मैजिशियन क्लास को चूज करता हूँ। जैसे ही वो उसको चूज करता है उसके पास बीप की आवाज आती है और उसे कहा जाता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मैजिशियन क्लास को चूज कर सको। इस बात से हानबिन काफी हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है कि हम कौन सी क्लास को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मैजिक स्वर्ड्समैन की होती है। वो उस क्लास को चूज करता है। फिर से उसे कहा जाता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस क्लास को चूज कर सको। नेक्स्ट विंडो में उसकी हीलर क्लास होती है। हानबिन कहता है तो फिर ठीक है मैं हीलर क्लास को चूज करता हूँ। फिर से विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इसको चूज कर सको। इस बार तो हानबिन रोना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये घटिया सिस्टम मुझे कोई ऐसी क्लास चूज भी करने देगा जिसके मैं लायक हूँ। हानबिन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा रो ही रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने वॉरियर क्लास को चूज कर लिया है। हानबिन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है मैंने तो इसको सिलेक्ट किया भी नहीं, तुम लोग तो जबरदस्ती मेरे ऊपर इसको थोप रहे हो। वॉरियर क्लास के अंदर उसके पास काफी सारे वेपन्स होते हैं। इसमें कुछ तलवारें होती हैं, एक एक्स होता है और साथ में एक शील्ड भी होती है और एक स्पीयर भी होता है यानी एक बाला होता है। हानबिन कहता है अब जबकि मेरी क्लास तुम लोगों ने सिलेक्ट कर ही दी है तो फिर मुझे एक लॉन्ग स्पीयर चाहिए। हानबिन चिल्लाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है मुझे ये लॉन्ग स्पीयर चाहिए यानी ये बाला चाहिए। साथ ही उसका सिस्टम चमकना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर से उसका वेपन बाहर निकलने वाला है और उसी वक्त उसके पाँव में एक बड़ी सी तलवार गिरती है। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने एक लॉन्ग स्वॉर्ड को चूज किया है बिगिनर्स वेपन के तौर पर। हानबिन की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि हमारा हीरो बहुत ज्यादा अनलकी है। हानबिन हैरान परेशान होकर वहाँ पर खड़ा होता और कहता है आयशा यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मैंने एक स्पीयर को चूज किया था ना कि एक लंबी तलवार को। जैसे ही वो दोबारा से अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है उसी वक्त लिख दिया जाता है तुम्हारे सिस्टम में एरर है और उसका सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है। और हानबिन बेचारा वहाँ पर अपनी वॉरियर क्लास और अपनी एक लंबी तलवार के साथ अकेला खड़ा रह जाता है। उसी वक्त हानबिन को याद आता है कि जब वो उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में था तब उस बंदे ने कहा था कि मैंने गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करते हुए एक गलती कर दी है। लगता है कि एक प्लेयर की गाइडलाइंस में एक एरर आ गया है। हानबिन अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है लगता है कि वो जिसके बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक गलती कर दी है और एक प्लेयर के सिस्टम में एरर आ गया है, वो एरर मेरे सिस्टम में आया है। और फिर वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है जिस भी बंदे ने मुझे यहाँ पर भेजा है उसने मेरे सिस्टम में एरर डाल दिया है। उसे लगता है कि मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं उसे सर्वाइव करके दिखाऊंगा। हानबिन अपनी तलवार को उठाता और कहता है चलो कम से कम एक पत्थर की बजाय ये तलवार तो मेरे पास है, इसका मुझे पत्थर से काफी अच्छी है। हानबिन अपनी तलवार को उठाता और कहता है अब मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है ना ही सुसाइड करना है, मुझे यहाँ से वापस जाना है अपनी दुनिया में। और यहीं पर हानबिन की नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है, एक लेवल अप करने वाली जिंदगी जिसमें वो अपने आप को लेवल अप कर सकता है। जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारेगा उतनी ज्यादा उसको एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो लेवल अप करेगा। तो ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है और एक्शन भी है कि नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। आई होप को आप लोगों को ये नई सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लेवल अप की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हानबिन एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर चला गया है, किसी ने उसको किडनैप करके वहाँ पर भेज दिया है। उस फैंटेसी वर्ल्ड का नाम थैला रैतना है। तो बाकी की सारी डिटेल्स आप फर्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हानबिन एक हेल डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है और साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर थैला रैतना में आए हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, बार बार अपने सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ से वापस अपने घर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन जब से मेरे सिस्टम ने एरर दिया है उसके बाद से मेरे सिस्टम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हानबिन कहता है मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में एरर की वजह से मेरा सिस्टम मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, हालांकि ये सिस्टम मेरे लिए बनाया गया है कि ये गाइडलाइंस मुझे गाइड करें। हानबिन कहता है चाहे मेरा सिस्टम मुझे कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन ये सारे के सारे हेल डॉग हमेशा ही कहीं से निकल आते हैं और मेरे ऊपर अटैक करते हैं। मैं इनके साथ फाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हानबिन अपनी तलवार को घुमाता है और हेल डॉग के ऊपर अटैक करता है, जबकि हेल डॉग जंप करते हुए पीछे चला जाता है। हानबिन उसे कहता है कमीने कुत्ते कहीं के, यहीं पर रुको और मेरे हाथों से मरो। हानबिन कहता है यहाँ पर मैं जितने भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर चुका हूँ वो सारे के सारे हेल डॉग्स थे, लेकिन अगर इनके बारे में कुछ चीज चेंज हुई है तो वो उनका लेवल है। पहले ये लेवल 1 के थे, अब ये लेवल 2 के हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं लेवल अप होता हूँ ये हेल डॉग्स भी लेवल अप होते हैं, क्योंकि पिछले 7 दिन में मैं लेवल 2 पर पहुँचा हूँ और हम जितने भी हेल डॉग्स निकल कर आते हैं वो सारे लेवल 2 पर होते हैं। हानबिन बड़ा ही सीरियस होकर उस हेल डॉग की तरफ देख रहा होता है। हानबिन कहता है ये कमीने कुत्ते बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेवल 1 के डॉग को मारना बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ पर जैसे मैं अपनी तलवार को घुमाता हूँ ये भागकर पीछे हो जाता है। पता नहीं इन कुत्तों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना कब से शुरू कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको भी साथ साथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, इन्हें पता है कि एक तलवारबाज से कैसे बचना है। हानबिन ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर कुल एक छड़ी की तरह सामने की तरफ मारता है और कहता है अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, लेकिन वो हेल डॉग जंप करते हुए पीछे हट जाता है। हानबिन की तलवार ग्राउंड के ऊपर पटकती है कि वो हेल डॉग पीछे हटने के बाद हंसना शुरू कर देता है, जैसे वो हानबिन का मजाक उड़ा रहा हो, कैसे तलवार
चलानी नहीं आती। हानबिन कहता है हाँ ये बात सच है, मैंने आज से पहले कभी तलवार नहीं चलाई, मेरे पास तलवारबाजी के स्किल्स बिल्कुल जीरो हैं। हेलडॉग जंप करते हुए हानबिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हानबिन अपनी तलवार को सामने की तरफ पकड़ते हुए सीधा अटैक करता है, बिल्कुल स्टैब करने की तरह, जैसे कि तलवार को पेट में धंसाया जाए। उसके सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो हेलडॉग मर जाता है। विंडो ओपन होती है और कहा जाता है लेवल 2 का हेलडॉग मर गया है। तुम्हें 22 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। हमारे पास इस वक्त टोटल 262 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। हमें टोटल 280 पॉइंट्स चाहिए लेवल अप होने के लिए। यहीं पर हानबिन के स्टैट्स की विंडो दिखाई जाती है। हानबिन कहता है जैसे मैं लेवल अप होने के बाद लेवल 2 पर पहुंचा था तब मुझे एक स्किल मिला था, वो स्टैब का स्किल, जो कि अभी भी मैंने यूज किया है। हानबिन कहता है ये वाला स्किल मेरे बहुत ज्यादा काम का है। मुझे तलवार चलानी तो नहीं आती, लेकिन मैं स्टैब की स्किल को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। हानबिन वहीं पर एक गुफा के अंदर रहता है और वहीं पर वो एक हेलडॉग के मीट को पकाकर खा रहा होता है। हानबिन कहता है गाइडलाइंस का एक फंक्शन तो मेरे बहुत ज्यादा काम आया। मैंने जब अपने फंक्शन के अंदर देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम लोग हेलडॉग्स के मीट को खा सकते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी और साथ ही हम इसके ब्लड को पी सकते हैं, बिल्कुल ड्रिंक के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर और कोई ड्रिंक नहीं है। हानबिन वहीं पर बैठा हेलडॉग का मीट खा रहा होता है और कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर खाने की कमी नहीं है, रोजाना ही कहीं ना कहीं से ये कुत्ते निकल आते हैं और मैं इनको मारकर खा सकता हूँ। हानबिन उस मीट के टुकड़े को खाते हुए सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये जगह एक आर्टिफिशियल जगह है, फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर मुझे किडनैप करने वाले ने भेज दिया है। मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए तो कैद करके नहीं रख सकता, उसने कोई ना कोई तरीका तो छोड़ा होगा जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए रखने का तो कोई मतलब भी नहीं है। यहीं पर हानबिन को एक बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है। हानबिन कहता है उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जहाँ पर हमारे अंदर गाइडलाइंस को इंस्टॉल किया गया था, वहाँ पर मेरे साथ और भी काफी सारे कैंडिडेट्स थे। हानबिन सोच रहा होता है पता नहीं बाकी के सब लोग कहाँ पर होंगे, यहाँ पर तो मेरे अलावा और इन कुत्तों के अलावा और कोई भी नहीं है। जैसे ही हानबिन इस बारे में सोचता है कि वो लोग कहाँ होंगे, उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है, क्योंकि वो तो है गाइडलाइंस के लिए, वो उसको गाइडलाइंस देती है कि वो लोग कहाँ पर हैं। हानबिन उस मैसेज को पढ़ते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस विंडो में हानबिन को कहा जाता है कि तुम इस एरिया को छोड़ सकते हो, इस एरिया का नाम रॉक माउंटेन्स है। ऐसे तुम लेवल 5 तक पहुँच जाओगे, तुम अगले एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाओगे, यहाँ पर तुम बाकी के सारे सिलेक्ट किए हुए मेंबर्स के साथ मिल पाओगे। हानबिन इस विंडो को देखकर हैरान भी होता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं रॉक माउंटेन में हूँ, इसका मतलब यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं जहीं पर गाइडलाइंस उसे रॉक माउंटेन के बारे में बताती है कि रॉक माउंटेन एक ऐसा एरिया है जो कि बिगिनर्स के लिए है। सबसे पहले वॉरियर्स को रॉक माउंटेन के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर सबसे लो लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ उनका सामना होता है, ताकि यहाँ पर वो लोग एक्सपीरियंस हासिल कर सके। लेवल 5 तक उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है, उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेवल 5 तक पहुँचने के बाद उन्हें दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पर जैसे उसका लेवल अप होगा उसके साथ साथ हेलडॉग्स का लेवल भी अप होता जाएगा, जबकि दूसरी जगहों पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी के लेवल्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पर से लेवल 5 करने के बाद तुम्हें एक दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर तुम अपने बाकी के सारे चोजन वन से मिलोगे। वहाँ पर उस दुनिया में तुम्हें उन सब के साथ टीम अप होना है और टीम अप होने के बाद तुम्हें लेवल 20 तक पहुँचना है। ऐसे तुम सभी लोग लेवल 20 पर पहुँचोगे तो तुम्हें रेथिना कॉन्टिनेंट में भेजा जाएगा, जो कि तुम्हारी रियल लोकेशन है जहाँ पर तुम्हें जाना है। हानबिन ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद हानबिन कहता है जरा मुझे समझने दो, आखिर इन विंडोज का मतलब क्या है। हानबिन कहता है तो इसका मतलब ये एक स्टार्ट जोन है जहाँ पर सारे प्लेयर्स को आना है और उन्होंने लेवल 5 तक अपने आप को लेवल अप करना है और उसके बाद सारे के सारे प्लेयर्स मेन एरिया में जाएंगे, जहाँ पर उन्हें लेवल 20 तक अपने आप को लेवल अप करना है। वहीं पर वो सारे एक दूसरे के साथ टीम अप भी कर सकते हैं। और जब मेरा लेवल 20 पर पहुँच जाएगा तो मुझे रेथिना कॉन्टिनेंट में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद हमारी रियल फाइट स्टार्ट होगी। हानबिन अपने सिस्टम से कहता है लेकिन मुझे रेथिना कॉन्टिनेंट में जाकर फाइट किसके साथ करनी है। यहाँ पर फिर से वही एरर आ जाता है और उसका सिस्टम उसे रेथिना कॉन्टिनेंट में उसे जाकर क्या करना है इस बारे में बताए बिना ही गायब हो जाता है। हानबिन कहता है नहीं नहीं, फिर से वही एरर। अभी कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चलने लगती है, उसी वक्त ये एरर आ जाता है। हानबिन कहता है अब मैं इस सिस्टम का तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम ने जो कुछ बताया है वो सच है कि मेरा लेवल अप करने से यहाँ पर हेलडॉग्स का लेवल भी अप होता है। हानबिन कहता है हालांकि मुझे काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि रेथिना कॉन्टिनेंट में फाइट को कंप्लीट करने के बाद मैं घर जा पाऊंगा या नहीं। साथ ही हानबिन कहता है मैं अपने सिस्टम पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट बात होती है ये एरर दे देता है। हानबिन कहता है मुझे यहाँ से निकलने के लिए और बाकी के सारे प्लेयर्स के साथ मिलने के लिए बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे लेवल 5 तक पहुँचना है। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि मुझे लेवल 5 तक पहुँचना है ताकि मैं मेन एरिया में जा सकूं। और उसके बाद हानबिन ने अपने की बजाय उन हेल हाउंड्स को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वो जितने ज्यादा हेल हाउंड्स को मार सकता है उतने ज्यादा को मारे और वो जल्दी से जल्दी लेवल अप कर जाए। हानबिन उन हेल डॉग्स को ढूंढ कर मारना शुरू करता है। हानबिन कहता है जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जाता है वैसे ये सारे के सारे हेल हाउंड्स भी पहले से ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। मेरी स्ट्रेंथ भी तो बढ़ती जा रही है, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही मुझे नए स्किल्स भी मिलते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं लेवल अप होता हूँ। हानबिन एक हेल डॉग को मारता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हें 22 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, तुम्हें 280
पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए तुम्हारे पास लेवल अप करने के लिए पॉइंट्स आ गए हैं और साथ ही वो लेवल अप हो जाता है। नेक्स्ट हेलडॉग के साथ फाइट करने के दौरान उसे एक नया स्किल मिलता है जिसे साइड स्लैश कहते हैं। हानबिन अपने लेवल 3 पर पहुंच चुका है। हानबिन का सामना एक बड़े हेलडॉग के साथ हुआ है जो कि अब लेवल 3 का है और साथ ही उसका साइज भी बड़ा हो रहा है। हानबिन कहता है इसके साथ फाइट करना काफी मुश्किल है कि लेवल 3 तक पहुंचने तक इसके पास एक वॉरियर की स्ट्रेंथ है। यहीं पर स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट चलाया जाता है। हानबिन कहता है मैं हेलडॉग्स के साथ फाइट करता हूँ, उनसे मार खाता हूँ, जख्मी होता हूँ और फिर हेलडॉग को मार देता हूँ, फिर उसी के गोश्त को खाता हूँ और साथ ही उसके ब्लड को पीता हूँ, फिर रात को सोता हूँ, अगले दिन सुबह उठता हूँ, फिर फाइट करता हूँ, जख्मी होता हूँ, हेलडॉग को मारता हूँ, मीट को खाता हूँ, सोता हूँ और अगले दिन फिर से वही रूटीन स्टार्ट होती है। हेलडॉग के साथ फाइट करता हूँ, जख्मी होता हूँ, उसके मीट को खाता हूँ, सोता हूँ और अगले दिन फिर से वही रूटीन स्टार्ट करता हूँ। और यहीं पर ऐसे करते करते बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और हानबिन बहुत सारे हेलडॉग्स को मारता है। इतने सारे हेलडॉग्स को मारता है कि उसके पास बहुत सारी विंडोज ओपन हो रही होती हैं और यहीं पर उसका वो लास्ट दिन आ जाता है जबकि वो लेवल 5 पर अपडेट होने वाला है, यानी कि उसका लेवल अप होने वाला है। वो एक लास्ट हेलडॉग के साथ फाइट कर रहा होता है जिसे हराने पर उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे जिससे वो लेवल अप हो जाएगा। हेलडॉग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो लेवल 4 का हेलडॉग है। हानबिन जमीन के ऊपर से मिट्टी की मुट्ठी भरता है और उसकी आंखों में डाल देता है और साथ ही अपनी साइड स्लैश को यूज करते हुए उसकी गर्दन काट देता है। यहीं पर विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने हेलडॉग को मार दिया है और तुम्हें 81 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। सेकंड विंडो में उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं कि तुम लेवल अप कर सकते हो। हानबिन चिल्लाकर कहता है फाइनली मैंने कर दिया, पूरे 27 दिन लगे मुझे लेवल 5 तक लेवल अप होने में। विंडो ओपन होती है और हानबिन से कहा जाता है बहुत ही जल्दी तुम लेवल 5 पर प्रमोट होने वाले हो, तुम तुम्हारे लेवल को अप करने वाले हैं। हानबिन अपनी स्किल्स वाली विंडो को ओपन करता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि 5th लेवल के अप होने तक ने 3 स्किल्स भी हासिल कर लिए हैं। उसके पास 3 स्किल्स होते हैं जो कि स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश होते हैं। हानबिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत ज्यादा खुश भी है। हानबिन कहता है यहाँ पर न सिर्फ मुझे कुछ नए स्किल्स मिले हैं बल्कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बड़ी है, मेरे मसल्स बढ़ चुके हैं और मेरी स्ट्रेंथ वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है। हानबिन कहता है पहले वो तलवार जो कि बहुत ज्यादा भारी थी जो मैं उठा भी नहीं पाता था, अब मैं उस तलवार को सिर्फ एक ही हाथ से उठा सकता हूँ। हानबिन बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही थैला रत्ना की तारीफ करते हुए कहता है ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, इस सिस्टम की मदद से मुझे जितना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं और जितनी स्ट्रेंथ मिल रही है तो वाकई में मेरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। हमारा बेचारा हानबिन अभी उस सिस्टम की तारीफ ही कर रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टम फिर से उसे एरर दे देता है। हानबिन एरर को देखते ही कहता है गई भैंस पानी में। सिस्टम के एरर के फौरन बाद उसके पास एक नई विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है रियो हानबिन जो कि लेवल 4 पर है। सिस्टम में एरर आने की वजह से वो दोबारा से लेवल 1 पर चला गया है और यहाँ पर हानबिन के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आप इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को खुद ही देखकर नोटिस कर लें। थोड़ी देर उसी तरह हक्का बक्का होने के बाद हानबिन कहता है मुझे लगता है कि शायद सिस्टम में कोई ग्लिच आया होगा, थोड़ी देर के लिए इस तरह का कोई बग आया होगा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक विंडो है। रियल में तो मेरे सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं और मैं लेवल 5 तक पहुंच गया हूँ। अब बहुत ही जल्दी मुझे ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला है। बेचारा हानबिन वो अपने आप को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा है लेकिन रियल में ऐसा नहीं होने वाला। हानबिन कहता है चलो मैं अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखता हूँ। वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो उसकी स्टेटस विंडो में सबसे ऊपर लिखा होता है रियो हानबिन लेवल 1। हालांकि उसके बाकी के सारे स्टैट्स पॉइंट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि लेवल 5 तक पहुंचने तक थे। हानबिन सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को पढ़ता है जहाँ पर रियो हानबिन लेवल 1 लिखा होता है। हानबिन एक जबरदस्त चीख मारता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हानबिन बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हर रोज हेलडॉग्स के साथ फाइट करता है, उनको मारता है और उन सभी हेलडॉग्स को मारने पर उसका लेवल अप होता है क्योंकि उसे पता चला है कि लेवल 5 तक पहुंचने के बाद ही वो इस दुनिया से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और दूसरे मेन वर्ल्ड में जाएगा जहाँ पर वो बाकी के प्लेयर्स के साथ मिल सकता है और वहाँ पर जाकर वो लेवल 20 तक लेवल अप होने के बाद रेथिना कॉन्टिनेंट में चला जाएगा जहाँ पर उसका रियल मिशन स्टार्ट होगा। और बड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को लेवल 4 तक पहुंचाता है जहां से लास्ट एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करता है और वो लेवल 5 तक पहुंचने वाला होता है कि उसी वक्त उसका सिस्टम एरर दे देता है जिसकी वजह से वो लेवल 4 से फिर से लेवल 1 पर आ जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो एक जोरदार चीख मारता है और यहीं पर हमारी सेकंड एपिसोड का एंड हो गया था। एपिसोड की शुरुआत में हानबिन कहता है मुझे शांत होना होगा, ये सब कुछ रियल नहीं हो सकता, ठंडे दिमाग के साथ सोचना पड़ेगा। हानबिन अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं लेवल 1 पे हूँ लेकिन मेरे सारे के सारे स्टैट्स वैसे ही हैं, यानी कि मैंने जितनी भी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस हासिल किया है वो सारा मेरे पास ही है। इसके अलावा जो मुझे 3 स्किल्स भी मिले थे वो भी मेरी विंडो में ऐड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर की वजह से सिर्फ मेरा लेवल अप नहीं हो सकता कि मैं जितनी भी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करूंगा वो सारे के सारे ऐड होते रहेंगे। हानबिन कहता है मुझे लगता है कि ये सिर्फ वन टाइम ही ग्लिच आया होगा, और वैसे भी अब जाओ कि मैं लेवल 1 पर हूँ तो मेरे सामने जितने भी हेल डॉग्स आएंगे वो सारे भी लेवल 1 पर ही होंगे और उनको हराना इतना मुश्किल नहीं होगा, और इस तरह मैं और भी ज्यादा स्टेटस पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ। हानबिन ऊपर से अपने आप को दिलासा दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा ऑसम है कि मुझे स्टेटस पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा नाखुश है। और फिर यहीं से हानबिन की एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होती है। हानबिन एक लेवल 1 के हेल डॉग के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन वो हेल डॉग हालांकि वो लेवल 1 का है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लेवल 5 के बराबर है। हानबिन कहता है मैं बहुत ज्यादा गलत था, मुझे लगा था कि मेरा लेवल 1 होने की वजह से हेल डॉग्स का लेवल भी 1 हो जाएगा और उनको मारना आसान होगा, लेकिन असल में मेरे सिस्टम में ग्लिच आने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हेल डॉग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। इनका लेवल तो मेरे लेवल के बराबर ही रहता है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ के बराबर होती है और इनका साइज भी बढ़ता जा रहा है। हानबिन कहता है मेरा सामना जितने भी हेल डॉग्स के साथ हो रहा है वो सारे के सारे मुझसे साइज में और स्ट्रेंथ में बड़े हैं। हर बार अपनी जान को दांव पे लगाता हूँ उनको मारने के लिए कि मैं फिर से लेवल अप हो सकूं। फिर ऐसे करते करते हानबिन फिर से लेवल 4 तक पहुँच जाता है। जैसे वो लेवल 4 पर पहुँचता है सिस्टम में एरर आता है और वो फिर से लेवल 1 पर डिमोट हो जाता है, लेकिन हानबिन हार नहीं मानता, वो फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है इस बार ये काम करेगा। और हानबिन फिर से लेवल 4 पर पहुंचता है और फिर से एरर आता है और वो फिर से लेवल 1 पर आ जाता है। इसी तरह करते करते 4 बार गुजर जाती है, यानी कि वो 4 बार लेवल 4 पर पहुंचता है और फिर से लेवल 1 पर आ जाता है। और फिर इसी तरह करते करते 8 बार गुजर जाती है, 12 बार, 20 बार। फिर उसके पास इतनी ज्यादा विंडोज ओपन होती है कि मुझे भी उन सब की गिनती करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। हानबिन बस वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन हर बार जैसे वो लेवल 1 पर आता है वो फिर से कोशिश करता है और फिर से फाइट स्टार्ट करता है। क्या पता इस बार उसका लक साथ दे जाए। जैसे वो लेवल 4 पर पहुंचता है उसी वक्त वो फिर से डिमोट हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम में एरर आ जाता है। ऐसे करते करते काफी अरसा गुजर जाता है और इस बार लेवल 1 पर का सामना जिस हेल डॉग के साथ होता है वो एक 3 स्टार वाला हेल डॉग होता है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हेल डॉग्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे हानबिन की स्ट्रेंथ भी तो साथ ही बढ़ रही है, उसके भी काफी सारे मसल्स वगैरह निकल आए हैं, ताकि उसकी एज नहीं बढ़ रही। हानबिन 3 स्टार वाले हेल डॉग को मारने के बाद अपनी विंडो को ओपन करता और कहता है मैंने हार नहीं मानी, पिछले कई सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। हर बार मेरे पास हेल डॉग्स निकलते हैं, मैं उनको मारता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स को भी चेक करता रहता हूँ। इस बार हानबिन फिर से लेवल 4 तक पहुँचने वाला है। हानबिन कहता है मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स में सिर्फ 77 पॉइंट्स रह गए हैं, बहुत ही जल्दी मैं लेवल 5 पर पहुँच जाऊंगा। फिर हानबिन उस हेल डॉग की बॉडी को खींचते हुए कहता है मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि 7 बहुत ज्यादा लकी नंबर होता है, क्या पता इस बार वो एरर ना आए और इस बार मैं लेवल 5 पर पहुँच जाऊँ और मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊँ। हानबिन उस हेल डॉग को खींचते हुए एक बड़े से गड्ढे में फेंक देता है और उस गड्ढे के अंदर दिखाते हैं बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हानबिन ने बहुत सारे हेल डॉग्स को मारा होता है। हानबिन कहता है मुझे इस जगह पर पूरे 7 साल हो गए हैं, 7 साल से मैं बार बार एक ही काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेल डॉग्स को मारता हूँ, लेकिन मैं फिर से लेवल 5 तक पहुँचने से पहले ही एरर आता है और मैं लेवल 1 पर चला जाता हूँ। हानबिन कहता है यहाँ पर 7 साल गुजारने से मुझे एक बात तो पता चली है कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही। मैं यहाँ पर आया था तब मेरी उम्र 24 साल थी, मेरी उम्र नहीं बढ़ी, हालांकि मेरे मसल्स बढ़ते जा रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर एक रिकवरी का सिस्टम भी रखा गया है, एक पूरे दिन में मेरे जिस्म के ऊपर जितनी भी इंजरीज होती हैं वो सारी खुद ब खुद ही हील हो जाती हैं। हानबिन उस डॉग को नीचे फेंकने के बाद पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है मेरे लेवल के कम होने से मेरी स्ट्रेंथ कम नहीं होती, हालांकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे कोई भी नया स्किल नहीं मिल रहा, क्योंकि लेवल अप होने पर स्किल मिलता है और लेवल 4 तक सिर्फ 3 स्किल्स थे जो कि मुझे मिल चुके हैं। उसी वक्त दिखाते हैं कि हड्डियों से बना हुआ एक बड़ा सा कंकाल वाला हेल डॉग गड्ढे में से बाहर निकलता है, वो हानबिन पर अटैक करने लगता है। हानबिन पीछे की तरफ देखता और कहता है मैंने कहा था कि नंबर 7 काफी ज्यादा लकी होता है, लगता है कि ये हेल डॉग खुद बहुत मरने के लिए यहाँ पर आया है, आज तो मैं काफी लकी हूँ, इसको मारने पर मुझे इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, मैं लेवल 5 पर प्रमोट हो सकूं। और फिर हानबिन उस हड्डियों से बने हुए बड़े से हेल डॉग को भी मार देता है और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हानबिन अपनी सपनों की दुनिया में होता है। हानबिन अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा होता है। हानबिन कहता है क्या मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हानबिन कहता है मुझे मिलिट्री सर्विस से तो निकाल दिया गया है, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए और सो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें फिर से बंद करता है उसी वक्त उसके पास जो विंडो ओपन होती है उसके साथ बेल बजना स्टार्ट हो जाती है। वो जल्दी से अपने सामने देखता और कहता है लगता है कि मेरी बेल बज रही है, इसको ऑफ करना होगा सोने के लिए। अपने सामने देखता है तो विंडो पर लिखा होता है क्या तुम अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हो। हानबिन जैसे उसे क्लिक करने लगता है वो अपनी आंखें खोलता और कहता है ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी तक उसी दुनिया में हूँ। हानबिन कहता है मुझे इस दुनिया में आए हुए 10 साल हो चुके हैं, पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर हर रोज हेल डॉग्स को मारता हूँ। असल में हानबिन ऊपर एक क्लिफ से एक गड्ढे के अंदर गिर रहा होता है और गिरने के वक्त ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हो। हानबिन गिरने
के बाद बिल्कुल सही सलामत होता है क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हानबिन कहता है ऊपर क्लिफ से गिरने से भी मैं मरा नहीं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है गिरने से पहले मैं लेवल 4 पर था और गिरने के बाद मैं फिर से लेवल 1 पर हूँ। थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठकर चिल्लाना शुरू करता है। हानबिन कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, क्या मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। वो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है अब बस हो गई, मुझे हार मान लेनी चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहिए। इस तरह की जिंदगी गुजारने का कोई मतलब ही नहीं है कि हर बार एरर की वजह से मैं फिर से लेवल 1 पर आ जाता हूँ। उसी वक्त हानबिन को साइड से एक और हेल डॉग के चिल्लाने की आवाज आती है। हानबिन अपनी विंडो को कैंसिल करता है और उस तरफ देखता है और फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं यहाँ पर पता नहीं कितने ही हेल डॉग्स को मार चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर वाकई में किसी हेल डॉग के हाथों मरने वाला हूँ, तो फिर ठीक है यहाँ पर एक और हेल डॉग को मार कर ही मरूंगा। और फिर से अपनी तलवार उठाता है और कहता है इस बार का हेल डॉग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लगता है कि इस हेल डॉग के हाथों में मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, मुझे अभी भी आगे बढ़ना है। चलो फिर अपनी बॉडी के उन पार्ट्स की मान लेते हैं और इस हेल हाउंड को भी मार देते हैं। तो जंप करते हुए उस हेल डॉग के ऊपर अटैक करता है और उसको भी मार देता है। नेक्स्ट सीन काफी सालों के बाद का दिखाया जाता है। हानबिन कहता है मुझे इतना तो याद है कि आखिरी बार मैंने जब काउंट किया था तो मुझे 10 साल हुए थे और उसके बाद से मैंने दिनों को गिनती करना खत्म कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मैं कभी भी लेवल अप नहीं कर सकता। हो सकता है कि 10 साल के बाद अब मुझे यहाँ पर 5 साल और गुजर चुके हैं या फिर 7 साल गुजर चुके हैं क्योंकि मैंने गिनती नहीं किया। अब मैंने अपने आप को यहीं पर एडजस्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर कुछ वेपन्स बनाता हूँ और मैंने एक हॉबी बना ली है वेपन्स को बनाने की। यहाँ पर मेरे लिए सर्वाइव करना वो भी बिल्कुल अकेले बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसी जगह पर अकेले सर्वाइव करने से तो आपको पता चलता है कि आप किस काबिल हैं। हानबिन वहाँ पर अपने लिए एक बड़ी सी तलवार बनाता है। हानबिन कहता है ये तलवार तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मेरे हाथ में बहुत ही परफेक्टली फिट भी हो रही है। फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और अपने कंधे पे लटका कर कहता है अब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी रियलिटी है। हानबिन की सोच अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है क्योंकि अब उसे यहाँ से नहीं निकलना, उसे पता है वो निकल नहीं सकता। हानबिन कहता है अब जबकि सारी जिंदगी यहीं पे गुजारनी है तो फिर अपनी इसी लाइफ में एडजस्ट हो जाते हैं। हानबिन कहता है यहाँ पर सिर्फ पत्थर हैं, तो पत्थरों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने इन हेल डॉग्स की हड्डियों से अपने लिए घर बना लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ न कुछ काम है। अपने घर से बाहर निकलता और कहता है आज का वेदर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही वो कहता है यहाँ पर तो आसमान हमेशा ही सुर्ख रंग का रहता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वेदर अच्छा है या बुरा है, क्योंकि यहाँ का वेदर कभी चेंज ही नहीं होता। हानबिन कहता है अब मैं बिल्कुल एक महात्मा साधु बन चुका हूँ, मेरे अंदर गुस्सा नहीं रहा, तो मुझे पता है कि यही मेरी लाइफ है। उसी वक्त एक बड़ा सा हेल डॉग निकलता है और उसके घर के ऊपर अपना पंजा मारकर उसके घर को तोड़ देता है। इस बार के हेल डॉग का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, सिर्फ अपने एक ही हाथ से उसके पूरे पूरे घर को तोड़ देता है। हानबिन जो कि थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो एक साधु बन चुका है और उसके अंदर गुस्सा नहीं रहा, इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हेल डॉग उसके घर को तोड़ने के बाद अपने पंजे को आगे की तरफ घुमाता है। हानबिन को उसके साथ स्वाइप करने लगता है, लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं हानबिन अपनी तलवार को निकालता है, उस हेल डॉग का बड़ा सा हाथ कट जाता है। ये देखकर तो हेल डॉग भी चिल्लाना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है। हानबिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस घर को बनाने में मुझे कितना अरसा लगा? मुझे 3 साल लगे इस घर को बनाने में, तुमने सिर्फ एक ही स्मैश में मेरे इस घर को तोड़ डाला। मुझे ये भी पता है कि मेरा पहला घर बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है, तुम्हारी हड्डियों के साथ मैं एक बहुत बड़ा पैलेस बनाऊंगा। हानबिन क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, हेल डॉग काफी ज्यादा डर जाता है। डरने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार जो हेल डॉग है उसके पंख भी हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। हानबिन कहता है मेरी स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ इन सारे हेल डॉग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। हर बार इनके पास कोई ना कोई नई ट्रिक होती है, लेकिन इन सभी को इतने बड़े साइज के साथ हराना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इतने सालों तक इन सभी के साथ फाइट करने के बाद मुझे पता है कि इनका फाइटिंग पैटर्न क्या है। सिर्फ एक ही पैटर्न के साथ मेरे ऊपर अटैक करते हैं। सबसे पहले जो मेरे ऊपर अटैक करते हैं, जब मैं इनके ऊपर अटैक करता हूँ उसके बाद ये अपना एक स्पेशल मूव यूज करते हैं। वो हेल डॉग हवा में चला जाता है और वहाँ से अपने मुंह से एक बड़ा सा फायर बॉल निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये उस हेल डॉग का अल्टीमेट मूव है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे हेल डॉग इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हेल डॉग तो अब एक ड्रैगन बन चुका है, इसके पंख भी निकल चुके हैं और इसके मुंह से फायर निकलती है। हानबिन कहता है तुम फाइनली अपनी अल्टीमेट मूव को यूज कर रहे हो, लेकिन तुमने थोड़ा जल्दी इसको यूज कर दिया। हेल डॉग अपने फायर अटैक के साथ हानबिन के ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक डायरेक्टली हानबिन के ऊपर हिट करता है। हेल डॉग भी अटैक करने के बाद नीचे उतर आता है। उसे लगता है कि उसने उसको हाक बना दिया है अपने अटैक के साथ, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि हानबिन उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। उसने सिर्फ अपने बाजू को सामने करते हुए अपनी बॉडी के साथ ही उसके फायर अटैक को ब्लॉक किया होता है। हानबिन कहता है इस तरह के फायर बॉल अटैक को डॉज करना काफी मुश्किल है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है मुझे इसे डॉज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी स्किन के साथ इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन उस फायर अटैक की वजह से हानबिन के थोड़े से बाल जल जाते हैं। हानबिन उस हेल डॉग से कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर किसी भी बार्बर की शॉप नहीं है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को जलाने की? तो यहीं पर हम लोग
लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली हान बिन इस दुनिया से बाहर चला ही जाएगा लेवल अप होने के बाद, लेकिन वो लेवल अप कैसे होगा तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लेवल अप एरर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक हेल डॉग जो कि लेवल 1 का हेल डॉग है, वो हान बिन के ऊपर अपनी फायर ब्रेथ के साथ अटैक करता है और हान बिन सिर्फ अपनी बॉडी के साथ ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हान बिन उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर कोई भी हेयर सैलून नहीं है, तुमने मेरे बालों को जला क्यों दिया। हान बिन कहता है जैसे इसको लगता है कि इसके फायर अटैक की वजह से सामने वाले एनिमी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, साथ ही अपने सेकंड अल्टीमेट मूव को रिलीज करता है। तो इसका सेकंड अटैक हमेशा ही थंडरबोल्ट्स, लाइट और फायर मैजिक होता है। जितने भी हेल यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे के सारे मैजिक को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई नया स्किल क्यों नहीं मिल रहा। हान बिन कहता है सारे थंडरबोल्ट्स के साथ हिट होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है, हालांकि मैं मरता तो नहीं हूँ, लेकिन इन सब से बचने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो अपनी तलवार को जमीन के अंदर दंसाता है और वहीं से जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा निकालता है और अपने सामने रखते हुए उसको ब्लॉक कर लेता है। तो सारे के सारे थंडरबोल्ट्स और मैजिक और फायर अटैक्स उस बड़े से टुकड़े के साथ टकराते हैं। जब वो अपने अटैक को खत्म करता है, हान बिन अपनी उसी दीवार को तोड़ते हुए सामने निकलता है और जंप करते हुए अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाता है, उस हेल डॉग का गला काट देता है। लेकिन इस बार जब वो दिखा रहा है, वो जैसे अपनी बड़ी तलवार को घुमाकर उसके सर पे अटैक करने लगता है तो सिर्फ उसके एक नाखून को ही काट पाता है, क्योंकि हेल डॉग का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। हेल डॉग भी पहले काफी ज्यादा डरा होता है कि वो उसका गला काटने वाला है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसकी तलवारबाजी की स्किल काफी ज्यादा बुरे हैं, वो नीचे गिरने वाला है, वो अपना मुंह खोलता है और उसको खाने लगता है। हान बिन उसके मुंह के अंदर गिरते हुए कहता है, मुझे तलवार को यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी सिस्टम ने मुझे मेरे हाथ में एक तलवार पकड़ा दी है। हान बिन गिरते ही उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्योंकि ज्यादा है, इसी वजह से वो डॉग पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद हान बिन कहता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैंने लेवल अप करना स्टार्ट किया है। मेरे पास सिर्फ 3 स्किल्स हैं और उन्हीं 3 स्किल्स को मैं पता नहीं 10,000 बार यूज कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इन तीनों स्किल्स को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। वो तीनों स्किल्स को यूज करता है। सबसे पहले स्टैब, साइड स्लैश, वर्टिकल स्लैश को यूज करते हुए उस बड़े से हेल डॉग को मार देता है। हान बिन कहता है, मैंने इन तीनों स्किल्स को सिर्फ एक ही स्किल में कंबाइन कर लिया है और जब भी मैं इन तीनों स्किल्स को एक साथ यूज करता हूँ, एक कॉम्बो अटैक करता हूँ, तो मेरे सामने वाला हेल डॉग लाजमी तौर पर मारा जाता है। हान बिन कहता है, हालांकि ये एक रियल स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं इसको यूज करता हूँ। कोई भी मॉन्स्टर ऐसा नहीं है जो कि इस अटैक के बाद सर्वाइव कर सके। हान बिन उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के बाद हंसना शुरू करता है और कहता है, लगता है कि मैंने एक और दिन यहाँ पर सर्वाइव कर लिया है। जबकि सेम उसी वक्त उस बंदे का सीन भी दिखाते हैं जिसने इसको यहाँ पर भेजा है, थैला रैतना में। वो हान बिन की प्रोफाइल को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है और उसे पता चलता है कि थैला रैतना के अंदर अभी भी एक बंदा है जो कि लॉग इन है। वो उसकी शक्ल देखकर कहता है, लगता है कि इस लड़के को मैं पहचानता हूँ, ये तो वही लड़का है जिसके सिस्टम के अंदर एरर आ गया था, लेकिन ये अभी तक थैला रैतना में क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में देखता है कि ये इस वक्त थैला रैतना में है, बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी 5th जनरेशन इस वक्त जैरन रैतना में है, कि हमारी 4th जनरेशन इस वक्त रोहा रैतना में है। ये लड़का तो हमारी 3rd जनरेशन में था, क्योंकि हम लोगों ने 3rd जनरेशन को थैला रैतना में बेचा था। और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, तो इसका मतलब इस लड़के को थैला रैतना में 22 साल हो गए हैं, पिछले 22 साल से उसी दुनिया में फंसा हुआ है। फिर वो वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं, अगर उस बंदे को पता चल गया कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरे उस सिस्टम एरर की वजह से ये लड़का वहीं पर फंसा हुआ है पिछले 22 साल से, वो तो मुझे मार डालेगा। मैं इस लड़के को यहाँ पर मार भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको मारूंगा तब भी उसको पता चल जाएगा। फिर वो अपने मेन सिस्टम में उसकी विंडो को ओपन करता है, उसकी स्टैट्स वाली विंडो को, और सिस्टम में देखता है तो उसका लेवल 4 होता है। कहता है, आखिर ये लड़का लेवल 4 होने के बावजूद रॉक माउंटेन में अभी तक जिंदा कैसे है, पिछले 22 साल से इसने सर्वाइव कैसे किया, ऊपर से इसके सारे के सारे स्टैट्स पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो बंदा कहता है, लगता है कि मुझे इस लड़के को दूसरी दुनिया में भेजना ही पड़ेगा। और उसके बाद हान बिन का सीन दिखाते हैं। हान बिन कहता है, एक सेकंड पहले मेरे सामने सुरख रंग का स्काई था, जो कि हमेशा मेरे सामने होता है पिछले कई सालों से, लेकिन अब अचानक मेरे सामने नीले रंग का स्काई है और साथ ही मेरे सामने एक जंगल है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो अभी तक एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, यानी कि मैं लेवल 5 तक पहुंचने के करीब भी नहीं था। मैं कैसे हो गया, मैं इस जंगल में कैसे आ गया हूँ। हान बिन उस नई दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। हान बिन कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी उस पत्थरों वाली दुनिया से निकलकर एक नई दुनिया में आ गया हूँ। इस वक्त हान बिन जिस जंगल के अंदर है उसका नाम साथे फॉरेस्ट है, इसी जगह रथिना कॉन्टिनेंट के अंदर है। हान बिन की वो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर जाने के बाद उसने फाइनल फाइट करनी थी। हान बिन ऊपर से गिरने के बाद सीधा पानी के अंदर जाता है, क्योंकि हान बिन ने पूरे 22 साल के बाद पानी को देखा है। वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है सारी नई चीजें देखकर। उस पानी में नहाने के बाद हान बिन खड़ा होता है और कहता है,
मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे हुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है। कम से कम उस पत्थरों वाली जगह से ये वाली जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जंगल है और खाने का भी बहुत कुछ होगा। साथ ही हानबिन अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है जैसे मैं इस जगह पर आया हूँ उसी वक्त मेरा लेवल 5 हो गया है और साथ ही मुझे एक नया स्किल भी मिला है जिसका नाम लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। साथ ही हानबिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो रेथिना कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लेवल 20 होने के बाद ही मैं आ सकता था, मैं लेवल 5 के साथ यहाँ पर कैसे आ गया। हानबिन अपने सिस्टम से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आया, और उसी वक्त फिर से उसके पास एरर आता है और सिस्टम उसे कुछ भी नहीं बताता। हानबिन कहता है सिस्टम में तो फिर से एरर आ गया, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात इससे पूछने लगो इसमें एरर आ जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो लास्ट टाइम भी इसने मुझे नहीं बताया था कि रेथिना कॉन्टिनेंट में जाने के बाद मुझे किससे फाइट करनी है, और उसी वक्त उसके पास एक नई विंडो ओपन होती है। हानबिन कहता है पहले कभी मैंने इस विंडो को नहीं देखा और उसके ऊपर लिखा होता है तुम्हारा फाइनल मिशन क्या है। हानबिन का फाइनल मिशन ये होता है कि रेथिना कॉन्टिनेंट में 6 गॉडेसेस हैं, उन 6 में से एक को मारना है। साथ ही नेक्स्ट विंडो में उसे रिवार्ड्स के बारे में बताया जाता है कि अगर हानबिन 6 में से एक गॉडेस को मार देता है तो उसको 3 रिवार्ड मिलेंगे। सबसे पहले उसे जवानी मिलेगी, यानी कि वो हमेशा के लिए जवान रहेगा, वो कभी भी मरेगा नहीं, उसे इमॉर्टैलिटी मिलेगी। दूसरा इनाम उसका ये होगा कि उसे प्लेनेट अर्थ पर वापस भेज दिया जाएगा और उसके स्टैट्स भी बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को अपनी दुनिया में भी इस्तेमाल कर सकेगा। और तीसरे नंबर पर उसकी 3 ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। और फिर उसके पास तीसरी विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है तुम्हें इन बातों को ज़हन में रखना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो। सेकंड टास्क तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें आनपोरस सिटी में जाना है जहाँ पर एक हंटर गिल्ड है, उसको ज्वाइन करो। हानबिन अभी वहीं पानी में खड़ा अपनी विंडोज की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त क्लिफ के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन आता है। असल में ये ड्रैगन नहीं है, ये एक विवरियन है जो कि ड्रैगन टाइप का ही होता है, और वो विवरियन भी ड्रैगन बनने का नाटक कर रहा है। वो वहाँ पर खड़े होकर एक जोरदार रोर लगाता है। हानबिन उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है, और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे मारता है कि उसे लगा है कि उसकी तलवार उसकी बॉडी के पीछे ही है। हानबिन कहता है अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो पहला मॉन्स्टर आया है वो एक ड्रैगन है, जबकि मैंने अभी तक सिर्फ हेल डॉग्स के साथ ही फाइट की है। वो ड्रैगन भी गुस्से के साथ उसे कहता है तुम घटिया इंसान कहीं के जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के अंदर एंटर होने की, और ऊपर से तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर बिना किसी वेपन के मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो। हानबिन अपनी बैग पर देखता है तो उसकी तलवार उसकी बैग पर नहीं होती, पीछे की तरफ देखता है तो उसकी तलवार पानी के अंदर गिरी पड़ी होती है। हानबिन कहता है मुझे जल्दी से अपनी तलवार को उठाना होगा वरना ये ड्रैगन तो मुझे खा जाएगा। फिर वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर अपनी ड्रैगन ब्रेथ को रेडी करता है। हानबिन कहता है बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास तलवार उठाने का टाइम नहीं है। वो ड्रैगन अपने मुंह से ब्लू कलर की फायर निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि हानबिन साइड से होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है मुझे अपने पंचेस को ही यूज करना पड़ेगा। हानबिन उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे पंच मारने लगता है, जबकि वो ड्रैगन उसके लेवल को देख लेता है कि इसका लेवल सिर्फ 5 है। वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है आज ये अपने पंच से क्या कर लेगा। ड्रैगन अभी वहीं पर खड़ा हंस ही रहा होता है कि हानबिन का पंच उसके मुंह पर लगता है और वो चीख मारते हुए उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। हानबिन भी उस ड्रैगन को पंच मारने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो सिर्फ एक ही पंच के साथ एक ड्रैगन को हरा सकता है। फिर हानबिन अपनी तलवार उठाता है और उस ड्रैगन के पास चला जाता है। वो ड्रैगन रोना शुरू कर देता है और कहता है मुझे मत मारना, और साथ ही वो अपनी कहानी सुनाता है और इसकी कहानी काफी ज्यादा मजेदार है। वो ड्रैगन अपनी कहानी खुद ही सुना रहा है। वो ड्रैगन कहता है बहुत ही पहले की बात है, एक्सरोड किंगडम के अंदर स्काई ड्रैगन नाइट्स के साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट ड्रैगन रहा करता था। सॉरी, ये ड्रैगन एक लड़की है। वो ड्रैगन कहती है उस ब्रिलियंट ड्रैगन का नाम एफियर था, और एफियर बहुत ही ग्रेट ड्रैगन थी, इसलिए सारे के सारे नाइट्स उसकी बहुत ज्यादा खिदमत किया करते थे। वो उसे खाने को बहुत कुछ देते थे और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एफियर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। वहाँ पर एक किंग का बच्चा आया जो कि एक प्रिंस था। हालांकि वो बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश था। उसने जैसी एफियर को देखा तो उसने कहा कि उसे भी इस एफियर के ऊपर बैठकर झूला लेना है। उसने रोना शुरू कर दिया। एफियर के नाइट जो कि उसके ऊपर राइड किया करता था, उसने उसको बैठने की इजाजत दे दी। लेकिन एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर सफर करना कोई आसान काम नहीं है। वो ड्रैगन यानी कि एफियर ने उस प्रिंस को अपने ऊपर बिठाया और हवा में चली गई, लेकिन रास्ते में वो प्रिंस वहाँ से नीचे गिर गया और गिरने के साथ ही मर गया। उस बेचारी ड्रैगन का जो नाइट था जो कि उसको राइड किया करता था, उसको सजाए मौत दी गई। बाकी के सारे नाइट्स उस ड्रैगन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसको सजाए मौत से बचाने के लिए रात के अंधेरे में वहाँ से भगा दिया। उस बेचारी ड्रैगन के पास इस पूरी दुनिया में अब कोई भी नहीं था जो उसे प्यार करता। वो बहुत ज्यादा अकेली रह गई थी। तो वो इस जंगल में आ गई, यानी कि साथे फॉरेस्ट में। लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद उसके पास अफसोस करने का जरा भी टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अचानक कहीं से दूसरी दुनिया से आए हुए वॉरियर्स आना शुरू हो गए। वो यहाँ पर आकर हम जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं ताकि उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल सके। लेकिन वो ड्रैगन काफी ज्यादा ट्रेन थी, क्योंकि वो नाइट्स के साथ रही थी, इसलिए उसे फाइटिंग करना आती थी। उसका सामना एक दूसरी दुनिया से आए हुए प्लेयर के साथ हुआ, लेकिन उसने उसको मारा नहीं। उसने जान से नहीं मारा, उसने उसकी जान बख्श दी, क्योंकि हमारी वो बेचारी ड्रैगन बहुत ज्यादा शरीफ और अच्छी थी और वो इंसानों से प्यार करती थी। लेकिन यही बात उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई।
उसने जिस वॉरियर को जिंदा छोड़ दिया था वो कुछ दिन के बाद अपने साथ और भी ज्यादा दूसरी दुनिया के इंसानों को लेकर आया और उन सभी ने मिलकर बेचारे ड्रैगन को बहुत ज्यादा पीटा। और यहीं पर उस ड्रैगन ने सोचा इन सभी इंसानों को जिंदा छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, मुझे इन सभी को मारना होगा ताकि मैं अपने आप को जिंदा रख सकूं। और उसके बाद बेचारे ड्रैगन यानी कि मैंने उन सभी को मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई आ जाता है, मुझे उनके साथ फाइट करना पड़ती है और उन्हें मारना पड़ता है, इसलिए तुम्हें देखती मैंने अटैक कर दिया। साथ ही वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और उससे कहती है और मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ, एक विवरेन हूँ जो कि अपने 1127 पर हूँ। क्या तुम्हें ड्रैगन और विवरेन में फर्क पता है? ड्रैगन की 4 टांगे होती हैं और उसके पंख उसकी कमर पर होते हैं, जबकि एक विवरेन की सिर्फ 2 ही टांगे होती हैं और उसके सामने वाली टांगों की जगह पर उसके पंख होते हैं। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। हानबिन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे ये सब कुछ जानने में दिलचस्पी नहीं है कि तुम एक ड्रैगन हो या विवरेन हो। मुझे ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ? आइफर रोते हुए उसे कहती है ऐसे मैं किसी को देखकर नहीं बता सकती कि वो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है या नहीं। एक बार मैं तुम्हें मार देती तो उसके बाद तुम्हारी बॉडी गायब हो जाती। जितने भी दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान होते हैं उनको मारने के बाद उनकी बॉडीज गायब हो जाती हैं। ऊपर से रेथना के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे साथे फॉरेस्ट में नहीं आते। हानबिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि इसने सिर्फ गैस किया होगा कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। अगर इसने गैस किया है तो इसका मतलब कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ या फिर यहाँ का रहने वाला हूँ। हमारी अपीयरेंस भी इनके इंसानों जैसी ही होगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हानबिन ऑन पोरेस हंटर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए जाएगा, लेकिन वहाँ पर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देना पड़ता है कि कहीं ये दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान तो नहीं, क्या ये टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं। ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लेवल अप एरर के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हानबिन का सामना एक हाफ ड्रैगन जिसका नाम आइफर होता है उसके साथ होता है और वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हानबिन उसको हराने के बाद उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे अपने सामने बिठा लेता है। आइफर सबसे पहले उसे अपनी स्टोरी बताती है और उसके बाद हानबिन उससे सवाल पूछता है। आइफर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और रोते हुए हानबिन के सामने बैठी होती है। हानबिन आइफर से कहता है क्या ये वाकई में सैथे फॉरेस्ट है जो कि ग्रेलुट किंगडम में है? हम लोग इस वक्त रेथिना कॉन्टिनेंट में हैं। आइफर उसे कहती है तुम इसको ग्रेलुटे किंगडम भी कह सकते हो, लेकिन अब इस किंगडम को ग्रेलुटे किंगडम कोई भी नहीं कहता। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको एक्सॉर्ड किंगडम कहते हैं कि बहुत साल पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हानबिन कहता है लगता है कि मेरे सिस्टम को अभी तक अपडेट नहीं किया गया, मेरे पास सारे के सारे पुराने नाम चले आ रहे हैं। आइफर हानबिन से कहती है प्लीज मुझे मारना मत, मैंने तुम पर इसलिए अटैक किया था, मुझे लगा कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्योंकि तुम्हारा लेवल लो है। हानबिन उसे कहता है तो तुमने मेरे ऊपर अटैक ही क्यों किया था? अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम हमारे इंसानों के ऊपर अटैक क्यों करती हो जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं? जब कहीं कोने में जाकर छुप क्यों नहीं जाती? आइफर उसे कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम लोग एक दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन हो। डीमन की बात सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुमने डीमन किसको कहा? आइफर उसे कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि हमारी गॉडेस ने ऐसा कहा। हमारी गॉडेस कहती है कि तुम लोग दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हो। हानबिन उसे कहता है मुझे अपनी गॉडेस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ। आइफर उसे कहती है दूसरी दुनिया के जो डीमंस हैं वो 40 साल पहले यहाँ पर हमारे रेथना कॉन्टिनेंट में आना स्टार्ट हुए थे। स्टोरी सुनाते ही साथ ही वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, क्या मैं अपने घर वापस जाकर अपने चेहरे पर थोड़ी सी ऑइंटमेंट लगा सकती हूँ? हानबिन चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम जानबूझकर ये सारी बातें कर रही हो, तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी। अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की तो मैं तुम्हारे दूसरी साइड पर भी पंच मारूंगा। फिर हानबिन उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है अपनी तलवार पकड़कर और उसे कहता है अगर दोबारा तुमने इस तरह का कोई मजाक किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, चलो अपनी कहानी को स्टार्ट करो। आइफर उसे कहती है 40 साल पहले जब यहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमंस आना स्टार्ट हुए वो सारे के सारे इंसान हमारे रेथनियंस के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चला कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों ने हमारे रेथनियंस को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मारने से उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और साथ में उनका लेवल बढ़ता है। जितने ज्यादा पावरफुल इंसान जहाँ पर आते थे वो आपस में ग्रुप्स बना लेते थे और इन सारे के सारे ग्रुप्स का मकसद सिर्फ एक ही होता था कि हमारी गॉडेस को मारना है। दूसरी दुनिया से आए हुए सारे के सारे इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर आकर वो जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं या फिर जितने ज्यादा रेथनियंस को मारते हैं उनका लेवल बढ़ता जाता है और लेवल बढ़ने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। रेथना कॉन्टिनेंट में आने के बाद सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद वो हमारी गॉडेस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब इनके ग्रुप का लीडर ऐसा बंदा हो जिसका लेवल 100 हो, उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, इवन के गॉडेस भी उससे अपने आप को नहीं बचा सकती। इसीलिए हमारी गॉडेस ने ये फैसला किया इससे पहले कि वो सभी लोग लेवल 100 तक पहुंचे, सभी को देखते ही मार दिया जाए। ये सारे के सारे दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हैं। हमारे यहाँ पर रेथना कॉन्टिनेंट में 4
बड़े हीरोज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक का नाम है बेरोल्ड द स्वर्ड किंग, ज़ेनोविया द आर्चमेज, गेरहान द टेरिबल। चौथी हीरो का नाम है हुलियन जो कि लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकती है। हमारे रेटिना कॉन्टिनेंट में ये 4 बड़े हीरोज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये लोग दूसरी दुनिया के डीमंस को देखते ही उसी वक्त मार डालते हैं। कि हमारे रेटिना कॉन्टिनेंट में 6 गॉडेसेस हैं और उन सभी ने मिलकर फैसला किया ये सारे के सारे इंसान जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, इन सभी का डीमन गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये यहाँ पर हमें मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए इन्हें जहाँ पर भी देखा जाए वहीं पर इन सभी को मार दिया जाए। हानबिन उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि आइफर भी उसकी तरफ देखकर काफी डर जाती है। हानबिन उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? अपने घर में बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहा था, उसी वक्त किसी ने मुझे किडनैप किया और इस दुनिया के अंदर बेच दिया। पिछले 22 साल से मैं एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ था जहाँ पर ना पानी था और ना कुछ खाने को। मैं हेल डॉग्स का गोश्त खा रहा था और अब जबकि फाइनली 20 साल के बाद मैं उस जगह से बाहर निकला हूँ और तुम कह रही हो कि यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ, पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लग जाएगा। हानबिन कहता है ये सब कुछ 40 साल पहले स्टार्ट हुआ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। ये गॉडेसेस वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा स्केरी है कि ये हम सभी को मार सकती है। हानबिन अपनी तलवार निकालता और कहता है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इन सारी गॉडेसेस के जूते ही क्यों ना उठाने पड़े, इन गॉडेसेस के साथ मिलकर उस डीमन गॉड को मार डालूंगा जिस कमीने ने मुझे यहाँ पर भेजा है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए। उस डीमन गॉड को मारने के बाद मैं अपने प्लेनेट अर्थ पर अपने घर में जिंदा वापस जाऊंगा। और साथ ही वो आइफर से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि भी तुम्ही ने तो मुझे बताया कि यहाँ पर किसी को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मुझे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना, तो सबसे पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। आइफर उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, मुझे पहले से पता था कि ये एक इंसान नहीं, ये एक डीमन है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मुझे मार डालेगा। आइफर उसे कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी, बिल्कुल आम विवरण की तरह जिंदगी गुजारूंगी और कभी भी दोबारा बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं बोल भी सकती हूँ। और साथ ही नेक्स्ट सीन में विवरण के जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। आपको लगा होगा कि उसने विवरण को मार दिया है, यानी आइफर को मार दिया है, लेकिन उसने आइफर को नहीं मारा। नेक्स्ट सीन 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। हानबिन आइफर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक साथे फॉरेस्ट से बाहर निकल आता है और उसे सामने बड़ी सी दीवार नजर आती है। आइफर ने उसे बताया था, तुम जैसे ही साथे फॉरेस्ट से बाहर निकलोगे तो सामने तुम्हें एक बड़ी सी दीवार नजर आएगी, वो आनपोरस सिटी की दीवार है। आनपोरस सिटी एक बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। आनपोरस सिटी के इर्द गिर्द 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ पर साथे फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ टाइफन प्लेन्स डंजन है। इस साथे फॉरेस्ट में और उस डंजन में कोई भी नहीं जाता। ये दोनों जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहते हैं। आनपोरस सिटी में एक काम सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को मारकर पैसा कमाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक हंटर गिल्ड बनाया गया है, वो सारे हंटर गिल्ड को ज्वाइन करते हैं और हंटर बनने के बाद इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं और इनके अंदर से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और क्रिस्टल्स निकलते हैं। साथ ही आनपोरस सिटी के आनपोरस हंटर गिल्ड का दिखाया जाता है। आइफर उसे कहती है, यहाँ पर इस सिटी में ज्यादातर लोग वही आते हैं जो कि एक हंटर बनना चाहते हैं या फिर वो लोग आते हैं जो पहले से एक हंटर होते हैं। और यहीं पर आनपोरस हंटर गिल्ड की मैनेजर को भी दिखाया जाता है। ये पीले बालों वाली लड़की किसी के साथ बहस कर रही है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो अंदर आता है। पर हानबिन से कहती है, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार रहना क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हंटर और हंटर बनने के लिए लोग नहीं जाते, बल्कि वहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस भी जाते हैं। हानबिन जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और सारे के सारे लोग जो कि उस गिल्ड के अंदर बैठे होते हैं वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि हानबिन की मसल्स और बॉडी शोडी काफी अच्छी है। सारे उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, आखिर ये कौन है? हमने इसे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। क्या ये दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई डीमन है? अब ये कोई हंटर है जो कि किसी दूसरे गिल्ड से यहाँ पर आया है। हानबिन सीधा हंटर गिल्ड के मैनेजर के पास जाता है। वो बंदा जो कि उसके साथ बहस कर रहा था वो हानबिन से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग बिजी हैं? लेकिन जैसे वो हानबिन की बॉडी शोडी की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खुद ही साइड पर हो जाता है। मैनेजर उसे कहती है, वेलकम हंटर सर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं आपको नहीं जानती, क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? आपको यहाँ पर क्या चाहिए? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? हानबिन उस लड़की से कहता है, मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। हानबिन जो कि उस मैनेजर के पास खड़ा है, बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने वेपन्स के ऊपर हाथ रख के खड़े होते हैं कि जैसे उन्हें पता चलेगा कि ये एक दूसरी दुनिया का डीमन है वो सारे उठकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और यहीं पर हानबिन एक बैकफ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर हानबिन आइफर से कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। पर उसे कहती है, तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए? हानबिन उसे कहता है, हालांकि मेरी अपीयरेंस आनपोरस के लोगों के जैसी ही है, देखकर मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे उन सभी के साथ घुलने मिलने के लिए। पर उसे कहती है, अगर मैं तुम्हें अपने कपड़े दे भी देती हूँ तो उसके बाद भी तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी? हानबिन उसे कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प तो करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तुम भी एक वांटेड हो। अगर तुम आनपोरस सिटी में जाकर लोगों को मेरे बारे में बताना चाहोगी तो वो तुम्हें पहले ही मार डालेंगे। तुम
एक मॉन्स्टर हो, इसलिए तुम वहाँ पर तो जाने से रही, चुपचाप मेरी हेल्प ही कर दो। और ऊपर से पिछले 20 साल से मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं की, जो तुम्हारे साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइवर उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। यहीं पर उसे एक बैकग्राउंड सीन याद आता है। अब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, तो सारे नाइट्स उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, तो सारे स्काई ड्रैगन नाइट्स जो कि उसके साथ रहा करते थे। आइवर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन कभी किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। और साथ ही वो अपना खजाना निकाल कर उसके सामने रख देती है, के अंदर कुछ कपड़े भी होते हैं। आइवर उसे कहती है, पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। हानबिन उसके सामने खड़ा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। आइवर उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम साइड पर जाकर अपने कपड़े नहीं उतार सकते। हानबिन हैरान होकर उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। पर उसे कहती है, तो तुम्हें मेरे सामने कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। हानबिन उसे कहता है, लेकिन तुमने भी तो कपड़े नहीं पहने हुए, और वैसे भी तुम तो एक मॉन्स्टर हो, क्या तुम मॉन्स्टर्स को भी हम इंसानों को देखकर शर्म आती है। आइवर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। हानबिन कहता है, तुमने जो कोट मुझे दिया है ये तो बहुत ही छोटा है, लगता है मुझे इसके बाजू काटने पड़ेंगे। वो उस कोट को पहन लेता है। आइवर हानबिन को वहीं पर बिठा लेती है और सामने दीवार के ऊपर चौक के साथ लिख रही होती है। पिक्चर्स बनाकर उसे कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में कॉमन सेंस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर कभी भी किसी के सामने अपने कपड़े मत उतारना। हानबिन उसे कहता है, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, मुझे ये बताओ कि मैं गॉडेस से कैसे मिल सकता हूँ। आइवर उसे कहती है, कोई भी गॉडेस किसी को भी नहीं मिलती। रेथिना कॉन्टिनेंट में जितने भी आम लोग हैं उन सभी का तो उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं है। गॉडेस कभी भी उन सब से नहीं मिलती। अगर तुम एक गॉडेस से मिलना चाहते हो, तुम्हें इन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना पड़ेगा, या फिर तुम्हें कोई बहुत ही महान काम करना पड़ेगा। उसके बारे में गॉडेस को पता चलेगा, गॉडेस तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने पास बुलाएगी। उन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा सेफ तरीका तुम्हारे लिए यही है कि तुम एक हंटर बन जाओ। हंटर बनने के बाद डंजन्स के मॉन्स्टर्स को मारोगे। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं कि डंजन्स के अंदर होते हैं, इन सभी को डीमन गॉड ऑम्फोलिस ने बनाया है। तुम इन मॉन्स्टर्स को मारते हो तो गॉडेस तुमसे मिलेगी। हानबिन उसके सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है, हाँ मेरी गाइडलाइंस में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, गॉडेस से मिलने के लिए मुझे पहले हंटर गिल्ड में रजिस्टर होना पड़ेगा। आइवर उसे कहती है, कौन सी गाइडलाइंस। हानबिन उसे इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई विंडो नजर नहीं आ रही। आइवर उसे कहती है, नहीं मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हानबिन सोच रहा होता है, लगता है कि इस विंडो को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ये सिस्टम सिर्फ मेरे पास है, यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए सारे इंसान सिर्फ इस सिस्टम को देख सकते हैं, थीनियंस इसको नहीं देख सकते। हानबिन कहता है, लेकिन मेरे सिस्टम में तो पहले से एरर है, इसलिए मैं अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता। आइवर उसे कहती है, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, कौन सा एरर है सिस्टम में, मुझे भी तो बताओ तुम्हारा सिस्टम क्या कह रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हानबिन आइवर को सिस्टम के बारे में बताता है कि सिस्टम उसे क्या कहता है, और वाकई में आइवर उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और उसी की हेल्प की वजह से हानबिन ऑनपोरस गिल्ड को ज्वाइन कर पाता है। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लेवल अप एरर की 6 एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था, हानबिन आइवर को अपने सिस्टम के बारे में बताता है, लेकिन आइवर उसे कहती है, मुझे तो यहाँ पर कोई भी विंडो दिखाई नहीं दे रही। आइवर उससे पूछती है, तुम्हारा सिस्टम तुमसे क्या कह रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे सिस्टम में क्या है। और हानबिन उसे अपने सिस्टम के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट सीन फिर से ऑनपोरस गिल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लास्ट टाइम अपने आप को हंटर के लिए रजिस्टर करवाने के लिए गया था। लेकिन हानबिन जैसे उस ऑनपोरस गिल्ड के अंदर गया था, वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तो वहाँ पर नॉर्मली इतने ज्यादा पावरफुल लोग नहीं आते, तो सारे इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है, इसलिए वो सारे के सारे अपने वेपन्स को भी रेडी कर लेते हैं। और साथ साथ एक बैकग्राउंड सीन भी चल रहा होता है, जबकि आइवर उसे सारी डिटेल्स बता रही होती है कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, कि तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया के जितने भी इंसान होते हैं वो अपने सिस्टम की बात मानने के बाद सीधे वहाँ पर चले जाते हैं। और जैसे वो रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे कहते हैं, तो उनका लेवल हाई होने की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं यानी रेथेनियंस, उनको पता चल जाता है कि ये दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हैं, और वो उनको वहीं पर मार देते हैं। उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आइवर उसके बाल काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहती है, तुम्हारे बाल तो काट ही नहीं हो रहे। हानबिन उसे कहता है, लगता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से मेरे बालों में भी पावर आ गई है। हानबिन सीधा जाकर ऑनपोरस गिल्ड की मैनेजर के सामने खड़ा हो जाता है। हानबिन कहता है, मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तो यहाँ पर हानबिन ने अपना एक नया नाम रखा है, जो कि एरिक गैरून है, और मैं भी आपसे हानबिन को एरिक ही कहूंगा। मैनेजर अपने पास से पेपर के ऊपर उसका नाम लिख रही होती है, वो उसका नाम लिखती है एरिक गैरून, और साथ ही वो जहाँ से आया है वो भी लिखती है। कहती है, तुमने कहा है कि तुम नॉर्थ कैम्बुल सिटी से आए हो। एरिक उसे कहता है, हाँ मैं वहीं से आया हूँ। साथ ही वो मैनेजर की तरफ देख रहा होता है और कहता है, लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, इसको पता चल जाएगा कि मैं वहाँ से नहीं आया। मैनेजर आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, हम तुम्हें वेलकम कहते हैं अपने ऑनपोरस गिल्ड में। इस बात से एरिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आइवर ने तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, क्योंकि एरिक के पास जो सिस्टम है उसने कहा था कि उनको
जाकर ये बताना कि वो बैकवुड से आया है। लेकिन आइफर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारा सिस्टम कह रहा है कि वहाँ पर जाकर बताना कि तुम बैकवुड से आए हो, लेकिन तुम तो एक हंटर हो ही नहीं, तो तुम बैकवुड में कहाँ पर चले गए? इसलिए ये वाली बात वहाँ पर जाकर मत करना, वरना उन सभी को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। तुम्हें बस वहाँ पर जाकर कहना है कि तुम नॉर्थ कैम्बल सिटी से आए हो। गिल्ड की मैनेजर उससे कहती है क्या तुम किसी दूसरे गिल्ड से हो और यहाँ पर हमारे गिल्ड में ट्रांसफर होना चाहते हो? एरिक उसे कहता है नहीं। लड़की उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? एरिक उसे कहता है मैं यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आया हूँ। ऐसे बाकी सारे ये बात सुनते हैं कि यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आया है, तो वो सारे के सारे अपनी तलवारों पे हाथ रख लेते हैं, जबकि मैनेजर भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम अभी तक एक हंटर नहीं हो, तुम यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आए हो। साथ ही वो बड़े सस्पिशियस लुक के साथ उसको देखने लग जाती है, जबकि बाकी के सारे भी घबराए हुए होते हैं। वो सारे यही सोच रहे होते हैं इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ह्यूज है, इसके मसल्स काफी ज्यादा टफ हैं। को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ एक डीमन है, क्योंकि ये अभी तक एक हंटर नहीं बना।